1856 का साल खत्म हुआ, 1857 शुरू हुआ। सारा शुमाली हिंद मुंतजर था। क्रांति की तैयारियां खुफिया तरीके से बहुत अरसे से चल रही थी। मसला अगर था तो ये था कि क्रांति की क़यादत कौन करेगा। बहादुर शाह जफर को अवाम अब भी दिल से अपना हुक्मरान मानते थे, लेकिन बहादुर शाह जफर बेहद ज़ईफ होने के साथ हर तरह से बेहद कमज़ोर भी हो गए थे। वो इतने बेअख्तियार हो गए थे कि खुद लाल किले में भी उनकी हुक्म अदूली होने लगी थी। किले में उनके खिलाफ मुसलसल साजिशें हो रही थी। साजिशी अंग्रेजों की ताल पर तड़क रहे थे। जो सब्ज़ बाग अंग्रेज उन्हें दिखा रहे थे वो आंखें बंद करके देख रहे थे। लालच, खुद गर्जी और जाती मफाद उनका आइन होकर रह गए थे। बेगम जीनत महल के बिरादर अजीज इलाही बख्श साजिशों के मरकज और साजिशों के इमाम बन गए थे। बहरहाल 1857 शुरू होते ही अवाम की बेचैनी में इजाफा हो गया। फिर शुरू हुआ एक गांव से दूसरे गांव तक और एक मकाम से दूसरे मकाम तक कमल के फूल और रोटी का सफर। ये दोनों चीजें क्रांति की अलामत के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही थी। 31 मई का दिन क्रांति के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से वक्त से पहले ही बगावत फूट पड़ी। मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने 29 मार्च को बारकपुर छावनी बंगाल में एक अंग्रेज अफसर को गोली मारकर जख्मी कर दिया। बगावत का आगाज हो गया। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, रोहिलखंड जिसमें शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद और मेरठ का इलाका आता था, और बंदेलखंड जिसमें बटोर, अरई, कालपी, झांसी, दतिया, ग्वालियर और वस्ती हिंदुस्तान के झांसी और ग्वालियर से लगे हुए दूसरे इलाके आते थे, क्रांतिकारियों के अहम मरकज थे। इन 5 मरकजों पर सिपाही और अवाम दोनों ही क्रांति के लिए बेचैन हो रहे थे। एक एक दिन उनके लिए काटना मुश्किल हो रहा था। सभी लोग कुछ करने के लिए बेताब थे। आखिर मेरठ में उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो 31 मई तक इंतजार न कर सके और 10 मई को ही सिपाही ने बगावत कर दी और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बारकपुर की बगावत का कोई बड़ा मनफी असर अंग्रेजी हुकूमत पर नहीं हुआ था। हालांकि क्रांतिकारियों को हर जगह इस बगावत ने तकवीत पहुंचाई थी, लेकिन मेरठ के सिपाहियों की बगावत फैसलाकुन साबित हुई। 11 मई को मेरठ के ये बागी सिपाही घट्टा मस्जिद के पास से दिल्ली में दाखिल हुए और दिल्ली की फौज के साथ मिलकर उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को शहंशाह तस्लीम करके तख्त पर बिठा दिया गया। 21 तोपों की सलामी दागी गई। ज़ईफ बादशाह ने क्रांति की क़यादत करना मंजूर कर लिया और शहंशाही हिंद की हैसियत से उन्होंने पहला फरमान जो जारी किया वो था गाय कशी बंद करने का फरमान। तकरीबन सारे शुमाली हिंद से बगावत की खबरें आने लगी। झांसी में अवाम कब से तैयार बैठे थे, सिर्फ इशारे की देर थी। कमिश्नर स्केन के जासूसों ने उसे खबर दी कि झांसी में किसी भी दिन बगावत हो सकती है। अवाम रानी के हुक्म के इंतजार में है। स्केन ने फौज की नब्ज़ टटोली। मालूम हुआ कि फौज के तमाम हिंदू और मुसलमान सिपाही भी मुंतजर हैं कि कब कुछ शुरू हो। कब उन्हें रानी का हल्का सा इशारा भी मौसूल हुआ और वो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लें। स्केन और गार्डन सर जोड़कर बैठे, मशवरे हुए और एक मंसूबा तैयार किया गया। स्केन ने रानी से मुलाकात की। रानी साहब, उसने कहा, हमारे आदाब कबूल फरमाइए। हमें अफसोस है कि हमने आपके आराम में खलल डाला, लेकिन हमें मजबूरन आपके पास आना पड़ा। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने खास तरीके से हमें हुक्म भेजा है कि हम खुद आपकी खैरियत लेने और आपकी मिजाज पुरसी करने आपके पास हाजिर थे। गवर्नर जनरल साहब से हमारा धन्यवाद कहलवा दीजिए। रानी ने पर्दे के पीछे से कहा, उनसे कहलवा दीजिए कि हम खैरियत से हैं, पेंशन वक्त पर मिल जाती है। यकीन कीजिए रानी साहब कि गवर्नर जनरल साहब और हम सिर्फ आपकी खैरियत चाहते हैं और हम गवर्नर जनरल साहब की तरफ से और अपनी तरफ से भी आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको या आपके ख़ानदान को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अभी गवर्नर जनरल साहब कलकत्ता में ज़रा मसरूफ़ हैं, लेकिन जल्दी ही वो आपकी खैरियत मालूम करने झांसी आएंगे। मैं बेहद आभारी हूँ। पर्दे के पीछे से रानी की आवाज़ आई। और सिर्फ यही नहीं रानी साहब, स्केन बोला, हमने सिफारिश की है कि आपकी पेंशन को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया जाए और हम आपको बता देते हैं कि गवर्नर जनरल साहब ने हमारी बात से इत्तेफाक करते हुए सिफारिश को कंपनी के डायरेक्टर के पास इंग्लैंड भेज दिया है। उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर इंग्लैंड से मंजूरी आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रानी की आवाज़ आई।
मैं इसके अलावा क्या कहूँ कि आप लोग बड़े दयालु हैं। बात यह है रानी साहिबा कि हम झांसी में अमन चाहते हैं। उधर शुमाली हिंद में कुछ जगहों पर कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन हम झांसी में ऐसा नहीं चाहते। स्केन ने कहा, हम भी झांसी में शांति चाहते हैं। पर्दे के पीछे से रानी की आवाज आई। यही बात जब हमने गवर्नर जनरल साहब से कही तो उन्होंने फरमाया कि अरे भाई, झांसी में रानी साहब मौजूद हैं, उनके रहते तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है। उन्होंने मुझे हुक्म देकर कहा, तुम फौरन रानी साहब से मिलो। तुम्हारी मुश्किल का हल अगर कहीं है तो वो रानी साहब के पास है। जैसा रानी साहब कहें वैसा करो। रानी साहब खुद कब चाहेंगे कि झांसी में शांति हो। रानी ने कहा, मैं वाकई झांसी में शांति चाहती हूँ। गवर्नर जनरल साहब सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं। स्केन बोला, वो दिल से आपकी इज्जत करते हैं और उन्होंने मुझसे साफ लफ्जों में कहा है। स्केन, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम रानी साहब से इतने करीब हो। हम सब खुशकिस्मत हैं। पूरी अंग्रेज कौम खुशकिस्मत है कि उसे रानी साहब जैसा हमदर्द और अक्लमंद दोस्त मिला है। जब भी तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तुम फौरन रानी साहब से मिलो, वो तुम्हारी मुश्किल दूर कर देंगी। धन्यवाद, रानी की आवाज आई। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इतने अच्छे लोगों की मुश्किलें दूर कर सकूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रानी साहब। स्केन ने खुशी का इजहार किया। हमारे गवर्नर जनरल का ये ख्याल बिल्कुल ठीक है कि आप बेहद मेहरबान हैं। इधर हमें थोड़ी सी परेशानी है। कैसी परेशानी? रानी ने पूछा। बात यह है रानी साहब कि हमारी फौज में थोड़ी गड़बड़ी है। उसे तो हम संभाल लेंगे, बस हम ये चाहते हैं कि झांसी की आवाम सुकून के साथ रहें और कोई गड़बड़ न करें। स्केन मतलब की बात पर आ गया। रानी ने कहा, मुझे भी खबरें मिल रही हैं, सारे उत्तर भारत में शांति है। मुझे लगता है कि झांसी में भी बाहर के लोग आकर गड़बड़ी फैलाएंगे। अब मेरे पास तो कोई फौज है नहीं जो मैं बाहर के लोगों का मुकाबला करूं और उन्हें झांसी से बाहर ही रोकूं, और हम अपनी फौज पर इन हालात में भरोसा नहीं कर सकते। क्यों न आप अपनी एक फौज बना लें। स्केन ने मशवरा पेश किया। लेकिन इससे भी क्या होगा? रानी की सोच में डूबी हुई आवाज आई, जब तक झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार है, हमारे लोग अंग्रेजों के वफादार कैसे हो सकते हैं? तो हम ऐसा करते हैं कि झांसी का बंदोबस्त आपके हाथ में दे देते हैं। स्केन ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे लोग और मेरे जरिए बनाई गई सेना मेरा कहा मानेगी, और उम्मीद है कि फिर झांसी में क्रांति नहीं होगी। बस तो ठीक है। स्केन कड़ा हो गया। हम आज ही ऐलान करवा देते हैं कि झांसी का बंदोबस्त रानी लक्ष्मी बाई के हाथ में दे दिया गया है। बस ये देख लीजिए कि हम झांसी में अमन चाहते हैं। आपके इस देश से और खासकर बुंदेलखंड से हमें बहुत प्यार है। हम इस देश को और इस महान बुंदेलखंड को तबाह होते हुए नहीं देख सकते। रानी ने कहा, धन्यवाद। और स्केन अपनी कामयाबी पर दिल ही दिल में खुश होता हुआ चला गया। उसे हालात का अंदाजा था। वो जानता था कि कानपुर, दिल्ली, मेरठ और ऊद की खबरें झांसी तक पहुंच रही हैं, और जब झांसी पहुंच रही हैं तो रानी तक भी पहुंच रही होंगी। रानी ने अभी गुफ्तगू के दौरान खुद ही कहा था कि उसे खबरें मिल रही हैं कि सारे उत्तर भारत में शांति है। इन हालात में झांसी में भी किसी भी वक्त बगावत हो सकती है। वो ये बात भी अच्छी तरह से समझता था कि सिर्फ रानी ही इस बगावत को रोक सकेगी, इसलिए रानी को शीशे में उतारना जरूरी था। अपने ख्याल में उसने रानी को शीशे में भी उतार लिया था। वाकया ये है कि अय्यार कमिश्नर स्केन को रानी से कोई हमदर्दी थी न झांसी से। उसका वाहिद मकसद झांसी की मुमकिन बगावत को फूट पड़ने से रोकना था, वो भी सिर्फ उस वक्त तक के लिए जब तक बाहर से अंग्रेज फौज झांसी पहुंच सके, और इसके लिए उसे वक्त दरकार था। उसे इल्म था कि फिलहाल कुछ माह तक कहीं से भी अंग्रेज फौज के झांसी पहुंचने का कोई इम्कान नहीं था। हर जगह बाकी अंग्रेज फौज से लोहा मनवा रहे थे। दिल्ली में जनरल बख्त खान की क़यादत में बाकी फौजें अंग्रेजों का जीना हराम किए हुए थी। ऊद में मौलवी अहमदुल्ला की क़यादत में हिंदुस्तानी फौजें हर जगह अंग्रेजों को नाको चलने चबवा रही थी। नवाब बर्जिस कदर और बेगम हजरत गुल लखनऊ में फरंगियों को टिकने नहीं दे रहे थे। आला आबाद, कानपुर, मुरादाबाद, बिटौर, शाहजहानपुर, मेरठ, हर जगह बागी हिंदुस्तानी अंग्रेजों पर दिन रात कयामत तोड़ रहे थे। स्केन ये भी जानता था कि अगर झांसी में कुछ शुरू हो गया तो दतिया, ग्वालियर, मोरिना, अरई, कालपी, सितारा हर जगह बगावत शुरू हो जाएगी, और इस बगावत से निमटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि ग्वालियर के संधिया अंग्रेजों के दोस्त ही नहीं बल्कि अंग्रेज परस्त थे।
लेकिन वो न अवाम में मकबूल थे न अवाम उनकी सुनते थे। और फिर अगर बगावत हुई तो फौजी और अवाम और दोनों एक साथ बगावत करेंगे। स्केन ये भी जानता था कि जब अवाम और फौज दोनों एक साथ बगावत करते हैं तो इस बगावत से निमटना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसे दबाना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। इसलिए वो झांसी को हर हाल में बगावत से दूर रखना चाहता था। इसीलिए उसने मंसूबा तैयार किया था, रानी से मुलाकात की थी और अपनी समझ से नौजवान रानी को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गया था। उसी शाम उसने ऐलान कर दिया कि झांसी का बंदोबस्त कंपनी बहादुर ने रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में दे दिया है और अब फौज जो कुछ भी करेगी रानी साहिबा के हुक्म से करेगी। अवाम के लिए अहकामात जारी करवाए कि अवाम रानी लक्ष्मीबाई साहिबा का हुक्म माने। अगर किसी ने भी रानी साहिबा के हुक्म अदूली की तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अवाम ने मनादी सुनी, खुशी के नारे लगाए। फौज ने मनादी सुनी, अपनी खुशियों को सीने में ही दबाए रखा। इधर रानी ने अपने अहम तरीन साथियों के साथ बैठक की। उस बैठक में दीवान जवाहिर सिंह, कुंवर रघुनाथ सिंह, नाना बोपटकर, मोरोपंत, कुंवर खुदाबख्श, कुंवर गुलाम गौस खान, बाव बख्शी, ललिता बरहमन, सुंदरबाई, मंदर, काशीबाई, मोतीबाई और बानो जोही के अलावा जमान खान, अमीर खान और कुंवर गुल मोहम्मद शामिल थे। कुंवर गुल मोहम्मद ने ऐसा इंतजाम किया था कि उस बैठक में किए गए फैसलों की भनक भी दीवान खास से बाहर न जाए। रानी के इर्द गिर्द और महल के इर्द गिर्द उसने पहरा भी बढ़ा दिया था और उसे ज्यादा चुस्त और ज्यादा चौकन्ना भी कर दिया था। पहरे पर सिर्फ वो लोग रहते थे जिनकी शुजाअत, ईमानदारी और वफादारी के बारे में गुल मोहम्मद को 100% यकीन होता था और जिन पर वो आंखें बंद करके एतमाद कर सकता था। बैठक कई घंटे चली, फिर सब चले गए और सबने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाली। दूसरे दिन से ही रानी की फौज में भर्ती शुरू हो गई। जो हिंदुस्तानी झांसी में मौजूद अंग्रेजी फौज में शामिल थे उन्होंने भी रानी की फौज में भर्ती होने का मन मान लिया। फौज में शामिल एक अंग्रेज ने ये खबर कैप्टन डनलप तक पहुंचाई। डनलप एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट मोरिस विलियम के साथ छावनी पहुंचा। वो बेहद गुस्से में था। उसने सारे हिंदुस्तानी सिपाहियों को अपने सामने हाजिर होने और कतार बनाकर खड़े होने का हुक्म दिया। 5 मिनट में ही सारे हिंदुस्तानी फौजी छावनी के खुले सहन में कतार बांध कर खड़े हो गए। कैप्टन डनलप 2 मिनट तक होंठ बीचे खड़ा एक एक को घूरता रहा। सबके चेहरों पर खौफ था, बनावटी खौफ, और इस बनावटी खौफ से डनलप धोखा खा गया। हरामी हिंदुस्तानियों, वो गुर्राया, अगर किसी ने भी यहाँ से जाकर रानी का फौज में शामिल होने का बाड़ सोचा भी तो हम उस कुत्ते को काट कर रख देगा। तुम हमको हरामी बोला सफेद सूर। रिसालेदार काले खान दहाड़ कर आगे बढ़ा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ सकता उसने बंदूक सीधी की और कैप्टन डनलप को गोली मार दी। इसके बाद उसने भागते हुए खौफजदा मोरिस विलियम को भी गोली मार दी। दूसरे तमाम हिंदुस्तानी सिपाहियों ने भी अपनी बंदूकें सीधी कर ली। छावनी में मौजूद तमाम अंग्रेज फौजी भाग खड़े हुए। रिसालेदार काले खान और उसके तमाम हिंदुस्तानी साथी सिपाहियों ने चुन चुनकर अंग्रेज फौजियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। जो अंग्रेज जहां नजर आया ढेर कर दिया गया। कमिश्नर स्केन और डिप्टी कमिश्नर गार्डन के बंगलों को घेर लिया गया, लेकिन चूंकि वहां पहरा सख्त था इसलिए उन दोनों तक बाकी सिपाहियों की रसाई न हो सकी। कोई फौजी दोनों में से किसी भी बंगले में दाखिल तक नहीं हो सका। तीसरी रात स्केन हिंदुस्तानी फौजियों की आंख में धूल झोंकर रानी के महल में पहुंच गया। वो बेहद गुस्से में था, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये मौका गुस्से के इजहार का नहीं है। उसे नरमी, होशियारी और मक्कारी से काम लेना होगा। महारानी साहिब, उसने अपनी आवाज में गोया सारी दुनिया का दुख समोकर कहा, हमें उम्मीद थी कि झांसी में कुछ नहीं होगा, लेकिन काले खान ने जो कुछ किया उसकी इत्तला आपको मिल चुकी होगी। हाँ कमिश्नर साहिब, रानी ने पर्दे के पीछे से कहा, हमें इत्तला मिल चुकी है। झांसी में हर व्यक्ति मेरी बात मानता है, लेकिन कोई अंग्रेज अगर सारे हिंदुस्तानियों को हरामी कहकर पुकारेगा तो फिर न कोई बर्दाश्त करेगा, न इस सिलसिले में मेरी बात सुनेगा। मेरी क्या, किसी की बात नहीं सुनेगा। हिंदुस्तानियों की रगों में बहने वाला खून अभी तक खून ही है, पानी नहीं हो गया है। हम जानते हैं महारानी साहिब, हम जानते हैं। स्केन जल्दी से बड़ी मतानत और बड़े खुशामदाना लहजे में बोला, हमें अच्छी तरह मालूम है कि हिंदुस्तानी बड़े खुददार और बड़े गैरत वाले लोग होते हैं और यही वजह है कि हम उनकी बेहद इज्जत करते हैं। कैप्टन डनलप ने बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और इसकी उसे बड़ी मुनासिब सजा मिली।
हम खुश हैं, और अब चूंकि मुजरिम को सजा मिल चुकी है और उसे मौत के घाट उतारा जा चुका है, इसलिए महारानी साहिबा से हमारी गुजारिश है कि रिसालेदार काले खान को रोका जाए। वो और उसके साथी पागल हो रहे हैं। ठीक है, रानी की आवाज आई, मैं कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया महारानी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। स्केन गोया सरापा सपास हो गया। हम जानते हैं आप बेहद नरम दिल और इंतहाई मेहरबान हैं। एक गुजारिश और है, काले खान और उसके साथियों से अंग्रेज औरतों और बच्चों की खास तौर से हिफाजत की जाए। क्या रिसालेदार काले खान या उसके साथी ने या किसी हिंदुस्तानी ने अब तक किसी अंग्रेज औरत या किसी अंग्रेज बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया है? रानी ने सवाल किया। अभी तक तो किसी भी अंग्रेज औरत या अंग्रेज बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन गुस्सा बड़ी खराब चीज होती है। तैश में आकर आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि अंग्रेज औरतों और बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी महारानी साहिबा ले लें। स्केन की आवाज में इल्तिजा थी।